नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर, लेखक रुज़बे एन भारूचा, ऑडियो नंबर 24। रुद्र बाबा के कमरे में जलती ज्योति के आगे बैठा था। चंदन की 2 अगरबत्तियों की सुगंध कमरे के बाहर तक जा रही थी। रुद्र उसी ज्योति पर ध्यान रमाए बैठा था। कमरे में अंधेरा था और लौ अपनी पूरी आभा के साथ जल रही थी। रुद्र ने अपने बचाव व मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। रुद्र च्यवन की प्रतीक्षा में था, जो अपनी समस्या का समाधान जानना चाहता था। कुछ ही समय बाद च्यवन कमरे में आ गया और रुद्र ने सिर पर बांधना बांधते हुए उस अधेड़ आदमी को संकेत किया। एक और छोटी सी मूक प्रार्थना के बाद रुद्र ने अपने भीतर ऊर्जा के भरने का इंतजार किया। ये एहसास शब्दों से परे था और उसने इस ऊर्जा के आने तक शांत रहना चाहा। उसके बाद रुद्र च्यवन से बोला कि तुम्हारी उदासी और कुंठा तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अपने भीतर गहराई से झांको तो तुम्हें एहसास होगा कि ये दुख तुमने खुद रचे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम किसी भी चीज का आनंद नहीं उठाते। तुम लोगों से घिरे रहने के बावजूद बिल्कुल अकेले हो। तुम बीमार रहते हो और हमेशा पूरे शरीर में दुख दर्द बना रहता है, पर मेडिकल लिहाज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं। तुम अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो और बदलाव के कगार पर हो। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तुम बहुत पैसा कमाओगे, पर वह तो पहले से ही तुम्हारे पास बहुत है। और पैसा कमाने से बस आंकड़े बदलेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, पर इससे कोई खुशी ना मिले और ये तुम्हारे लिए उलझन व खराब सेहत का उपहार लाए तो ये नुकसानदायक है। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने काम को और बढ़ावा देना चाहिए। अब तुम पूछो, तुम्हें क्या जानना है? च्यवन बोला कि मेरा अहम मुद्दा मेरा परिवार है। वे मुझसे कोई नाता नहीं रखते। बेटे मेरे काम में दिलचस्पी नहीं लेते। मेरी बीवी भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती है और मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है। रुद्र के माध्यम से बाबा बोले, बेटा, संप्रेषण 2 तरफा होता है। तुमने सही मायनों में परिवार के साथ बैठने का आनंद आखिरी बार कब लिया था? तुम्हारे फोन की घंटी लगातार घनघनाती रहती है। बैलेंस शीट और काम की चर्या तुम्हारा मूड बनाती है। परिवार के साथ समय बिताने की तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे काम व मूड की दशाओं पर निर्भर करती हैं। तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे दिए गए समय पर सभी घर में मौजूद हों, पर तुम्हारे अपने समय का कोई ठिकाना नहीं है और ये तय नहीं होता कि तुम खुद दिए गए वक्त पर घर पहुंचोगे या नहीं। तुम्हारा बेटा एक दोस्त और एक पिता चाहता है। उसके पास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा परखता रहता है, सफलता के मापदंड बनाता रहता है और उसके दूसरे हम उम्र साथियों से मुकाबला करता है। च्यवन, मैं तो केवल उसका भला ही चाहता हूँ। रुद्र, गलत। तुम वही चाहते हो जो अपने लिहाज से उसके लिए सही मानते हो। सही बताओ कि क्या तुम जानते हो तुम्हारा लड़का क्या बनना चाहता है, या उसकी क्षमता क्या है, उसके सपने क्या हैं, वह इस पृथ्वी नामक स्कूल में क्या करने आया है? च्यवन चुप रहा। बाबा ने बात जारी रखी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही इंजीनियर बनना चाहता है। वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता है और अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। तुम अपने परिवार के दबाव के कारण अपनी किस्मत खुद नहीं बना सके। शायद इसीलिए तुम अपने बच्चे को भी उससे दूर रखना चाहते हो। च्यवन, वो मेरी सुनते ही नहीं। रुद्र, ऐसा इसलिए है कि तुम भी तो अजनबियों की तरह पेश आते हो और उनकी एक नहीं सुनते। तुम्हारी 13 बरस की बेटी धीरे धीरे तुमसे दूर होती जा रही है और गलती तुम्हारी है। तुम्हारा बच्चों के प्रति व्यवहार देखकर तुम्हारी बीवी तुमसे कतराने लगी है। बेटा, तुम यहाँ सच सुनने आए हो, तुम्हें सच ही सुनना होगा, वरना यहाँ से जाओ। च्यवन,
नहीं नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। च्यवन के भावपूर्ण वचन सुनकर रुद्र की नजर और सुर दोनों ही मुलायम हो गए और बड़े ही कोमल स्वर में च्यवन से बोले, तुम अपनी आंखें बंद करके सोच समझकर मुझे बताओ कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और उसे पाने के लिए तुम क्या करने जा रहे हो। बहुत ही ईमानदारी से बताना, और अगर पैसा ही तुम्हारी प्राथमिकता है तो बेझिझक बताना। फिर यह बताना कि तुम उसे पाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो। आंखें बंद करके सोचो और सच बोलना। कार्मिक लेखाकार को मनाया जा सकता है कि वह बिल भेजने का पता बदल दे, पर कहीं ना कहीं तो बिल जाएगा ही और उसका भुगतान भी होगा। किसी को तो इसे भरना ही होगा। कर्मों का निपटारा तो करना ही पड़ेगा। रुद्र जवाब तो जानता था। उसने अपनी आंखें बंद की ताकि वह जान सके कि उसके जीवन की प्राथमिकता क्या है और उसे पाने के लिए उसे क्या करना है। कुछ देर बाद उसने च्यवन को अपनी कुर्सी पर हिलते हुए देखा। रुद्र ने आंखें खोली तो पाया कि च्यवन की आंखें नम थीं। जिस अमीर आदमी के एक इशारे पर सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते थे, वही साईं बाबा की तस्वीर, जोत और जीन्स का बांधना पहने हुए दाढ़ी वाले इंसान के सामने बैठा विनीत भाव से अपनी आत्मा से रूबरू हो रहा था। रुद्र, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है? च्यवन, मेरा परिवार। रुद्र, क्या सचमुच तुम्हारे लिए ये बातें मायने रखती हैं? च्यवन, हाँ। रुद्र, क्या तुम सचमुच परिवार को ही अपनी पहली प्राथमिकता मानते हो? च्यवन, हाँ। मुझे अभी एहसास हो रहा है कि उनके बिना मेरा जीवन कोई मायने नहीं रखता। वही मेरी दुनिया है और उनके बिना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। रुद्र, ठीक है, तो अब बताओ कि इस प्राथमिकता के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम वह सब कर रहे हो जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है? अगर कल को तुम मर जाते हो तो क्या तुम शांति से मरोगे कि तुमने अपनी प्राथमिकता के लिए वह सब किया जो तुम कर सकते थे? यदि इसका जवाब हाँ में है तो तुम शांति से मर सकोगे, और यदि तुम्हारा जवाब ना में है तो मरने के बाद भी तुम सलीब ढोते रहोगे और अपने प्रति अपराध बोध व गुस्सा भुला नहीं पाओगे, जो कि आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तुम अपने अगले जन्मों में भी इन भावनाओं को साथ ले जाओगे। एक अजीब सी उदासी तुम्हारी आत्मा को खोखला करती रहेगी और तुम उसका कारण भी नहीं जान सकोगे। बेटा, अगर परिवार तुम्हारी प्राथमिकता है तो उसकी भलाई के लिए काम करो। उनकी भलाई को ही सबसे ज्यादा अहमियत दो। ये ध्यान दो कि वे एक इंसान के तौर पर और अपने करियर में अच्छी तरह फूले फले और तुम्हारी प्राथमिकता बनी रहे। अपने परिवार व प्राथमिकता को ताक पर रखकर व्यवसाय को बढ़ाने से क्या लाभ? दौड़ में भागना महत्व रखता है, पर फिनिश लाइन आने के बाद भी भागते रहना तो मूर्खता ही कहलाएगी ना। अपने लिए एक फिनिश लाइन बनाओ और उसे पार करने की कोशिश करो, पर अपने काम व प्राथमिकता को लगातार ध्यान में रखो। प्राथमिकता का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा और मन की शांति के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज महत्व रखती है। यदि तुम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। परिणाम को ये तय मत करने दो कि तुम अपनी प्राथमिकता निभा रहे हो या नहीं। मिसाल के लिए, किसी इंसान के लिए परिवार की खुशी ही सबसे बड़ी बात है और वह उनकी आंखों में अपने लिए उदासी और नफरत देखता है। ये एक बदकिस्मती है, पर जब तक वह इंसान अपनी ओर से कोशिश करता रहेगा और अपने प्रयासों से संतुष्ट है, वही एक बात मायने रखती है। अपनी प्राथमिकता तय करने में पूरी ईमानदारी बरतो और फिर उसके लिए मेहनत करो। यदि किसी इंसान के लिए काम व परिवार दोनों की प्राथमिकता है
तो वह दोनों के लिए काम करे। किसी एक के लिए दूसरे का त्याग ना करे। ऐसे हालात पैदा करे कि दोनों के लिए अपना श्रेष्ठ दे सके। बेशक काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। च्यवन बिल्कुल आवाक सा रह गया और बोला, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे बना रहा कि ये सब नहीं देख सका। मैं अपने परिवार और खुद को कितने दुख से बचा सकता था। मैंने खुद को अपने परिवार के लिए अजनबी बना दिया, पर मैं उम्मीद करता हूं कि वे अब भी मुझसे एक परिवार की तरह पेश आएंगे। पहले मुझे उनके साथ एक परिवार की तरह पेश आना होगा और फिर मैं किसी जुड़ाव की उम्मीद कर सकता हूँ। ईश्वर आपका भला करे, सचमुच भगवान आपका भला करे। मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये मैंने नहीं, शिरडी के साईं बाबा ने कहा है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उनकी बभूत हूँ। बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई का निश्चित हिस्सा गरीबों के लिए रखो। अपने लाभ का 2 या 5% उन्हें दो। तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा व मेडिकल सुविधाएं दिलवाने के लिए एक छोटा सा ट्रस्ट खोल सकते हो। लोगों की मदद करो। ईश्वर को धन्यवाद देने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। यदि भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हो तो उनके बनाए जरूरतमंद बंदों की सेवा करो। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।